नमस्कार बच्चों। कल कक्षा 7 में हमने अध्याय शुरू किया था क्रिया का, जिसमें हमने आपको क्रिया की परिभाषा बता दी थी। फिर कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, इसके बारे में बता दिया था। सकर्मक क्रिया के आगे दो भेद होते हैं, एक कर्मक सकर्मक क्रिया और द्विकर्मक सकर्मक क्रिया, इसके बारे में जानकारी दे दी थी। और अकर्मक क्रिया क्या होती है इसके बारे में बता दिया था। अब हम रचना के आधार पर क्रिया के भेद समझेंगे कि क्रिया की रचना कैसे होती है। रचना के आधार पर क्रिया के 4 भेद होते हैं, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। इसको समझना शुरू करते हैं। संयुक्त क्रिया क्या होती है? संयुक्त होता है मिलकर बनना, ठीक है। अब ये आप उदाहरण पढ़िए। पिताजी आप दफ्तर से लौट आए, शायद मोहन सो गया है। अब इन वाक्यों में देखिए आप, यहाँ 2 क्रियाएं मिलकर एक बात को बता रही हैं। जैसे यहाँ लौटना और आना, ठीक है, ये 2 क्रियाएं हैं, मिलकर बना लौट आए। ऐसे ही इस शब्द में बना सोना और जाना, इन दोनों शब्दों से मिलकर बना सो गया। तो ये दोनों ही क्रियाएं जो हैं मिलकर एक क्रिया का रूप ले रही हैं। जैसे इन वाक्यों में एक से अधिक क्रियाएं हैं, जैसे लौट आए, सो गया। यहाँ 2 क्रियाएं मिलकर एक ही कार्य पूर्ण कर रही हैं, अतः ये संयुक्त क्रियाएं हैं। काफ़ी आसान सी बात है, आप समझ गए होंगे। अब इसकी परिभाषा बनी, 2 या 2 से अधिक धातुओं के प्रयोग से बनी क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है। 2 या 2 धातु, जैसे सो गए, सो और गए, गए मतलब जाने का जा, ठीक है। ऐसे ही लौट और आने का आ, लौटने का लौट, लौटा। तो इस तरह 2 धातुओं से मिलकर जब क्रियाएं बनती हैं, 2 या 2 से अधिक धातुओं के योग से जब क्रियाएं बनती हैं तो वो संयुक्त क्रिया कहलाती है। अगली है नाम धातु क्रिया। यहाँ आपको एक शब्द नाम के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। नाम जो है संस्कृत में किसी व्यक्ति वस्तु का नाम नहीं होता। संस्कृत में संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, इन तीनों चीज़ों को नाम कहा जाता है। फिर से बता रही हूँ, संस्कृत से ये नाम आया है। ये शब्द नाम जो है संस्कृत से लिया गया व्याकरण में। तो इसका अर्थ है संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, इन तीनों को नाम कहा जाता है। तो यानी संज्ञा धातु से बनने वाली क्रिया, सर्वनाम धातु से बनने वाली क्रिया या विशेषण धातु से बनने वाली क्रिया जो है वो नाम धातु क्रिया कहलाती है। जैसे देखिए, दूसरे की वस्तु देखकर ललचाना नहीं चाहिए। अब लालच जो है वो विशेषण शब्द है, क्रिया बनी लालच से ललचाना। ऐसे ही लुटेरों ने मेरी ज़मीन हथिया ली। अब हथियाना संज्ञा शब्द हाथ से बनी है, हाथ से हथियाना, ठीक है। उपर्युक्त वाक्यों में हथियाना और ललचाना क्रियाएं हैं और ये हाथ यानी संज्ञा तथा लालच यानी विशेषण से बनी है, अतः ये नाम धातु क्रियाएं हैं। तो इसकी परिभाषा बनी, जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अनुकरणवाची शब्दों से बनती हैं वे नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। अब देखिए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अनुकरणवाची शब्दों से निर्मित कुछ नाम धातु क्रियाएं इस प्रकार हैं। देखिए यहाँ पे ये संज्ञा शब्द हैं, शर्म, लोभ, हाथ, झूठ, बात, लज्जा। अब इनसे क्रियाएं कौन सी बनी नाम धातु? शर्म से शर्माना, लोभ से लुभाना, हाथ से हथियाना, झूठ से झुठलाना, बात से बतियाना, लज्जा से लजाना। जैसे तुम्हें मेरी बात को झुठलाना नहीं चाहिए, ठीक है। बच्चों को बतियाना बड़ा अच्छा लगता है। बहू के लिए लज्जाना उसका गुण माना जाता है। हमें किसी से भी बात करते हुए शर्माना नहीं चाहिए। ये अच्छी अच्छी चीज़ें मुझे लुभाती हैं। हमें किसी और की चीज़ को हथियाना नहीं चाहिए। अगला सर्वनाम है अपना। अपना से ये क्रिया बनी अपनाना, नाम धातु क्रिया बनी अपनाना। ऐसे ही विशेषण शब्द है साठ, तोतला, गरम। तो साठ से बनी सठियाना, तोतला से बनी तुतलाना, गरम से बनी गरमाना। ऐसे ही दोहरा, लालच, मोटा, ये भी विशेषण शब्द है। दोहरा से दोहराना,
लालच से ललचाना, मोटा से मुटियाना। अब आगे आगे आ गए अनुकरणवाची शब्द। अनुकरणवाची शब्द ऐसे होते हैं जैसे थप थप, थर थर, कंप कंप, ऐसे शब्दों को अनुकरणवाची कहा जाता है। टन टन, बड़बड़, खटखट, जो एक ही शब्द 2 बार प्रयोग होकर एक शब्द की भूमिका निभाता है। थप थप से बना थपथपाना, थर थर से बना थरथराना। इतनी ठंड है कि मुझे थरथराना पड़ रहा है। बच्चे को थपथपाकर सुलाया जाता है, उसे थपथपाना अच्छा लगता है। सर्दी से कंप कंपाना मुझे पसंद नहीं है, कंप कंप करना, ठीक है। टन टन, घंटी का टन टनाना मुझे अच्छा लगता है। बड़बड़, बूढ़े बुजुर्ग उनको बड़बड़ाने की आदत हो जाती है। खटखट, हमें दरवाज़ा बिना कारण नहीं खटखटाना चाहिए। तो ऐसे अनुकरणवाची शब्द जो होते हैं उनसे नाम धातु क्रियाएं बनाई गई हैं। एक बार फिर आपको बता दूं, जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अनुकरणवाची शब्दों से बनती हैं उन्हें नाम धातु क्रियाएं कहते हैं, ठीक है। अब अगली आ गई हमारी प्रेरणार्थक क्रिया। यानी ये शब्द से ही पता चल रहा है कि जब कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कोई क्रिया करने की प्रेरणा देता है या अपना काम दूसरे से करवाता है। जैसे दादाजी दीपक से कार साफ करवा रहे हैं, माँ मनीष से पत्र लिखवाती है, ठीक है। अब माँ क्रिया कर रही है लिखवाने की, लेकिन पत्र कौन लिख रहा है? मनीष। दादाजी काम करवा रहे हैं कार साफ करवाने का, लेकिन कार कौन साफ कर रहा है? दीपक, कोई दूसरा व्यक्ति कर रहा है ना। उपयुक्त वाक्यों में दादाजी तथा माँ प्रेरणा देने वाले कर्ता हैं, यानी वो कर्ता है, काम करवा रहे हैं लेकिन स्वयं नहीं कर रहे, वो दूसरे को प्रेरणा दे रहे हैं। जैसे दादाजी ने दीपक को प्रेरणा दी तो कार दीपक ने साफ की। ऐसे ही माँ ने मनीष को प्रेरणा दी और माँ की प्रेरणा देने से मनीष पत्र लिखता है, ठीक है। मनीष को प्रेरित कर रही हैं वो पत्र लिखने के लिए। अतः उपयुक्त वाक्यों में करवाते तथा लिखवाती प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं, यानी किसी दूसरे को प्रेरणा देकर करवाई गई क्रियाएं। इस प्रकार जिस क्रिया को कर्ता स्वयं ना करके दूसरे को करने की प्रेरणा देता है, फिर से देखिए, जिस क्रिया को कर्ता स्वयं ना करके दूसरे को करने की प्रेरणा देता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया में 2 कर्ता होते हैं, यानी कार्य करने वाले 2 लोग होते हैं। एक तो प्रेरणा देने वाला प्रेरक कर्ता, जैसे दादाजी और माँ ये प्रेरणा दे रहे हैं दूसरों को काम करने की। और प्रेरित करता यानी प्रेरित होकर जो क्रिया करता है, जैसे दीपक ने दादाजी की बात से प्रेरित होकर कार साफ की, मनीष ने माँ की बात से प्रेरित होकर पत्र लिखा। प्रेरित होने वाला अर्थात जिसे प्रेरणा दी जा रही है, जैसे दीपक और मनीष आदि। अब प्रेरणार्थक क्रिया भी 2 तरह की होती है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। ये देखिए, मीना अपने बेटे को सुलाती है। अब मीना क्रिया कर रही है सुलाने की, लेकिन सो कौन रहा है? बेटा। बेटे को सोने की प्रेरणा दी जा रही है। इस वाक्य में कर्ता प्रेरक बनकर प्रेरणा दे रहा है, अतः ये प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक होती हैं, ठीक है। दूसरी है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। अभी इसके और उदाहरण मैं आपको बताऊं। माँ बेटे को खाना खिलाती है, ठीक है। अब माँ प्रेरणा दे रही है बेटे को खाना खाने की। माँ करता है लेकिन वो प्रेरणा देने वाली करता है, और प्रेरित करता कौन हुआ? बेटा जो खाना खा रहा है। यहाँ मीना प्रेरणा देने वाली प्रेरक करता है और प्रेरित करता है बेटा जो सो रहा है, क्योंकि माँ बेटे को सुला रही है ना। सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक होती हैं। अब द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? माँ पुत्री से भोजन बनवाती है। अब यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, जहाँ पे द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया आ जाती है वहाँ वाना शब्द लग जाता है, वाह आ जाता है क्रिया के बीच में। जैसे भोजन बनवाती है, माँ पुत्री से भोजन बनवाती है। पिताजी मोहन से कंबल बंटवाते हैं। दिव्या राहुल से बच्चे को झूला झुलवाती है। इन वाक्यों में कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा दे रहा है और दूसरे से कार्य करवा रहा है, अतः यहाँ द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। अब देखिए यहाँ अंतर क्या है।
मीना सुला तो खुद रही है बेटे को, है ना, लेकिन फल बेटे को मिल रहा है क्योंकि सो बेटा रहा है। यहाँ मीना स्वयं कार्य कर रही है, प्रथम प्रेरणार्थक में बेटे को सोने की प्रेरणा दे रही है, लेकिन यहाँ पे माँ स्वयं कार्य नहीं कर रही, माँ पुत्री से कार्य करवा रही है। माँ पुत्री से भोजन बनवाती है, दिव्या राहुल से बच्चे को झूला झुलवाती है, पिताजी माली से पौधों को पानी दिलवाते हैं, पौधों को सिंचवाते हैं। इस तरह यहाँ कर्ता काम स्वयं नहीं कर रहा, लेकिन प्रथम प्रेरणार्थक में कर्ता काम स्वयं करता है, लेकिन प्रेरणा दूसरे को मिलती है, फल दूसरे पर आता है। प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक दोनों में क्रियाएं एक ही हो रही हैं, परंतु उसको करवाने वाले कर्ता अलग अलग हैं। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया प्रत्यक्ष होती है तथा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया अप्रत्यक्ष होती है। अब मूल क्रियाएं क्या हैं? प्रेरणार्थक क्रियाओं के कुछ अन्य उदाहरण इस प्रकार है। मूल क्रियाएं हैं लिखना, धोना, रोना, घूमना, चलना। देखो ना, मूल धातु में ना लग के क्रियाएं बनी हुई हैं, तो ये मूल क्रियाएं बन गई। जैसे लिख मूल धातु है तो लिखना मूल क्रिया हो गई, धो मूल धातु है तो धोना मूल क्रिया हो गई, रो मूल धातु है तो ये रोना मूल क्रिया हो गई, घूम जो है क्रिया का धातु रूप है तो घूमना मूल क्रिया हो गई, चल धातु रूप है तो चलना क्रिया हो गई, पढ़ धातु रूप है तो पढ़ना क्रिया हो गई, सो क्रिया का धातु रूप है तो सोना क्रिया हो गई, खा दे ये क्रिया के धातु रूप है और खाना देना ये क्रियाएं हो गई, जिन्हें मूल क्रियाएं कहते हैं। अब लिखना से लिखाना ये प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है, और लिखवाना मैंने बोला था ना कि वा शब्द लग जाता है क्रिया के बीच में तो वो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो जाती है। ये बड़ी आसान है पहचाननी। ऐसे ही धोना, धुलाना, धुलवाना, रोना से रोना, रुलाना, रुलवाना, घूमना से घुमाना, घुमवाना, चलना से चलाना, चलवाना, पढ़ना से पढ़ाना और पढ़वाना, सोना से सुलाना और सुलवाना, खाना से खिलाना और खिलवाना, देना से दिलाना और दिलवाना। अभी मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ यहाँ से पढ़ना से। अध्यापक छात्रों को पाठ पढ़ा रहे हैं। पाठ पढ़ाने की क्रिया तो अध्यापक कर रहे हैं, लेकिन पढ़ कौन रहे हैं? छात्र। ये तो होगी प्रथम प्रेरणार्थक। अध्यापक छात्रों को पढ़ने की प्रेरणा दे रहा है। अगर अध्यापक किसी बच्चे से पाठ पढ़वा रहा हो तो वो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होगी। जैसे अध्यापक छात्रा से पाठ पढ़वा रहे हैं, ठीक है। इस तरह प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक में हमें आसानी से भेद पता चल सकता है, क्योंकि द्वितीय प्रेरणार्थक में जो क्रिया होती है उसमें वा शब्द, वाना शब्द जो है वो लग जाता है। आगे देखिए, अगला चौथा है इसका रूप रचना के आधार पर पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक शब्द का अर्थ है पहले समय में हुई। देखिए, पूर्व मैंने पहले, काल मैंने समय। पूर्व मैंने पहला, काल यानी समय, पहला समय जो क्रिया के लिए प्रयोग किया गया। पूर्वकालिक का शाब्दिक अर्थ है पहले समय में हुई क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया मूल धातु में कर अथवा करके लगाकर बनाई जाती है। अब मूल धातु में जैसे मूल धातु है खा, खा के, दे के, सो के, पढ़ के, इस तरह करके, कर या करके लगवाई जाती है। जैसे व्यक्ति ने भाग कर बस पकड़ी। अब इसमें भाग मूल क्रिया है और कर जो उसके साथ लग गया है। मैंने घर पहुंचकर चैन की सांस ली। मैंने सुनकर अपना पाठ याद किया। सुनकर, भागकर, पहुंचकर, इस तरह ये पूर्वकालिक क्रिया का रूप होता है। इस प्रकार जिस वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले यदि कोई क्रिया हो जाए तो वह पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। अब यहाँ हम उदाहरण एक बार फिर पढ़ लेते हैं। अप्पू दौड़कर छत पर चढ़ गया। मतलब यहाँ अब दो क्रियाएं हो रही हैं, पहले दौड़ना और फिर चढ़ना, लेकिन पहली क्रिया करने के बाद दूसरी क्रिया हुई। अप्पू दौड़कर छत पर चढ़ गया। पहले वो दौड़ा फिर छत पर चढ़ा।
नीरा ने घर पहुंचकर भोजन किया। अब इसमें भी दो क्रियाएं हुई हैं, पहले घर पहुंचने की, फिर भोजन करने की। तो जिस क्रिया के साथ कर शब्द आ गया वो पूर्वकालिक क्रिया हो गई। उपर्युक्त वाक्यों में चढ़ गया तथा भोजन किया मुख्य क्रियाएं हैं। चढ़ गया और भोजन किया ये मुख्य क्रियाएं हैं, लेकिन इनसे पहले लगने वाली क्रियाएं जो है दौड़कर और पहुंचकर, ये पूर्वकालिक क्रियाएं कहलाई जाएंगी। ठीक है, अब ये भी आपको समझ में आ गया। आज हमने क्या पढ़ा? हमने रचना के आधार पर क्रिया के 4 भेद समझे। पहला भेद संयुक्त क्रिया, जो दो क्रियाओं के आपस में मिलकर बनती है। नाम धातु क्रिया, जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों से बनाई जाती हैं। तीसरा प्रेरणार्थक क्रिया, जिसमें कर्ता किसी दूसरे व्यक्ति से काम करवाता है या उसे करने की प्रेरणा देता है। ये 2 तरह की होती है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया तथा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। और पूर्वकालिक क्रिया ये होती है कि मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है, जो हमने यहाँ पढ़ी। तो उम्मीद है ये चैप्टर आपको समझ आ गया होगा। अब एक बार स्मरण कर लेते हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या करा, क्या क्या पढ़ा। किसी कार्य का करना या होना क्रिया कहलाता है, ये क्रिया की परिभाषा है। बिना योजक अथवा बिना कर्ता के प्रयोग में केवल क्रिया से भी वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। जैसे हमने उदाहरण ली थी, चुपचाप बैठ जाओ, पानी लाओ, है ना। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के भी 2 भेद होते हैं, पहला एक कर्मक क्रिया, दूसरा द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया में एक कर्म मुख्य होता है तथा दूसरा कर्म गौण यानी आश्रित। क्या का जवाब जिसमें मिले वो मुख्य कर्म है, और किसे या किससे का जो जवाब मिलता है वो दूसरा कर्म है, जिसे गौण कर्म कहते हैं। मुख्य कर्म क्रिया से पहले तथा गौण कर्म क्रिया के बाद आता है। रचना के आधार पर क्रिया के 4 भेद होते हैं, जो हमने आज की वीडियो में पढ़े। संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया तथा पूर्वकालिक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया के आगे 2 भेद होते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया तथा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। अब हम इसका लिखित कार्य करेंगे। आपका ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।